गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम करने से पहले हमें संज्ञा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हमने संज्ञा जो है वो PT2 में की थी और संज्ञा की परिभाषा क्या थी? वो शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। और इसके कितने भेद थे? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। बच्चे, आपने जब भी सर्वनाम पढ़ना है उससे पहले आप एक बार संज्ञा को रिवाइज कर लो तो आपको सर्वनाम जो है वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलो सर्वनाम के बारे में जानते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, मैं उसको पढ़ती हूँ। राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। राम पिता की आज्ञा मानकर राम 14 वर्ष के लिए वन में गए। राम के साथ राम की पत्नी सीता और राम के भाई लक्ष्मण भी गए। राम जब वनवास से लौटे तो प्रजा ने राम का बहुत स्वागत किया। अब आप यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से देखो तो यहाँ पर कई सारे जो है संज्ञा शब्द हैं, जैसे राम, अयोध्या, राजा, दशरथ, पुत्र, वन, सीता, लक्ष्मण, भाई, पत्नी आदि। बच्चे, यहाँ पर लेकिन एक संज्ञा शब्द का प्रयोग मैं बार बार कर रही हूँ, वो संज्ञा शब्द है राम। अगर मैं हर पंक्ति में राम जो है उसका प्रयोग कर रही हूँ तो भाषा इतनी प्रभावशाली नहीं लग रही है। अगर मैं इसको इस प्रकार लिखूँ, राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। अपने पिता की आज्ञा मानकर वे 14 वर्ष के लिए वन में गए। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी गए। वे जब वनवास से लौटे तो प्रजा ने उनका बहुत स्वागत किया। यहाँ पर जो हरे अक्षरों में लिखे गए शब्द हैं, अपने, वे, उनके, उनकी, उनके, वे, उनका, ये सारे शब्द जो हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं और इससे भाषा जो है वो देखो कितनी प्रभावशाली लग रही है। तो यही शब्द जो है वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, तुम, वह, उनका आदि। बच्चे, पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे जो है वो 3 प्रकार हैं, वो आपने एक बार ध्यान से जो है वो सुनना है। उत्तम पुरुष, बोलने वाला व्यक्ति। जो सर्वनाम बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला व्यक्ति आमतौर पर अपने लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करता है? मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। दूसरा है मध्य पुरुष। मध्य पुरुष होता है सुनने वाला। सुनने वाले व्यक्ति के लिए हम कौन से सर्वनामों का प्रयोग करते हैं? तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आपका आदि। और उसके बाद है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या है? जब हम जो है अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, जब बोलने वाला व्यक्ति किसी अन्य पुरुष के बारे में बात करता है और जिन वो सर्वनामों का प्रयोग करता है उस व्यक्ति के लिए, उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वे, वह, उनका आदि। बच्चे, आगे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको जो है किस तरह जो है सर्वनाम ढूंढकर जो है अब बताना है कि इसका भेद कौन सा है। तो देखो, पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के ही कुछ उदाहरण लेंगे। यहाँ पर पहला सेंटेंस है, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने नाम की जगह मैं शब्द का प्रयोग किया है, मतलब कि संज्ञा के स्थान पर मैंने क्या शब्द का प्रयोग किया है? मैं।
तो मैं जो है मैं अपने लिए प्रयोग कर रही हूँ, मतलब कि बोलने वाला, तो ये क्या होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद दूसरा उदाहरण है, मेरा घर उधर है। यहाँ पर जो है मैंने अपने लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया है, मेरा। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद तुम बाजार जाओ। तुम जो है वो सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम्हारा भाई दिल्ली गया है। तुम्हारा जो शब्द है ये भी सुनने वाले व्यक्ति के लिए जो प्रयोग किया गया है, तो ये क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद वह अच्छा इंसान है। यहाँ पर मैं अपने बारे में भी बात नहीं कर रही हूँ, सुनने वाले के बारे में भी बात नहीं कर रही हूँ, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ और मैंने सर्वनाम का प्रयोग किया है वह। तो यहाँ पर वो आएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और उसके बाद उनका जवाब आ गया, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर अपने बारे में भी बात नहीं हो रही है, सुनने वाले के बारे में भी बात नहीं हो रही है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। बच्चे, जब भी आपको पुरुषवाचक सर्वनाम ढूंढना हो तो आप साथ में बताओगे कि वो किसके अंतर्गत आता है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक या अन्य पुरुषवाचक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित पूर्वक बोध कराया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम से हमें पता चले कि कौन सी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, निश्चित रूप से कौन से व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात हो रही है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब जब हम उदाहरण देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यह मेरी दीदी है। तो यहाँ पर जो है मैं इशारा करके अगर बताऊँगी यह मेरी दीदी है, तो आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। वह मोहन का कमरा है। यहाँ पर भी हमें निश्चित हो रहा है कि किस कमरे के बारे में बात की जा रही है। यह इस नगर की धर्मशाला है। यहाँ पे धर्मशाला की बात की जा रही है और पता चल रहा है कि कौन सी धर्मशाला की बात की जा रही है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद बच्चे देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो। हम सर्वनाम का तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर निश्चय नहीं हो रहा है कि कौन सी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब हम उदाहरण देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहला उदाहरण है, पिताजी से कोई मिलने आया है। यहाँ पर व्यक्ति का निश्चित रूप से नहीं पता चल रहा है कि कौन सा व्यक्ति आया है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कुछ लेकर आया है। यहाँ पर कुछ शब्द जो है ये हमें किसी पर्टिकुलर जो है वस्तु के बारे में नहीं बता रहा है, तो कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। किसी ने आवाज़ लगाई। यहाँ पे हमें नहीं पता है कि किसने आवाज़ लगाई, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इन शब्दों से हमें निश्चित रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता नहीं चल रहा है। उसके बाद बच्चे देखो संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध का बोध कराएं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब वाक्य में दो सर्वनाम जो हैं आपस में संबंध बताएं तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो पढ़ेगा वह सफल होगा। यहाँ पर जो और वह जो है अपने बीच में संबंध बता रहा है कि यहाँ पर बताया गया है जो पढ़ेगा वही सफल होगा, कोई और नहीं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पर भी जैसा और वैसा जो है वो संबंध बता रहा है। जो डरेगा सो मरेगा। यहाँ पर जो और सो जो है वो भी वाक्य में आपस में संबंध बता रहे हैं। उसके बाद बच्चे देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने मतलब कि क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं
उनका जो है उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण है, अभी अभी कौन आया है। यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात की जा रही है, तो यहाँ पर व्यक्ति की जगह कौन सा शब्द लगा है, कौन, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रयोग जो है वो प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। अभी अभी कौन आया है, तो कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद रमेश क्या सोचा है। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपने आप का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी आपको कर्ता के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, इसको अगर मैं साधारण भाषा में बोलूं, जो वाक्य में कार्य करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम कर्ता कहते हैं। जो कर्ता के साथ अपने आप का बोध कराने के लिए हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे स्वयं वह काम देखना होगा, मैंने अपने आप ही उसे यहाँ बुलाया है, वह आप ही चला जाएगा। यहाँ पर स्वयं, अपने आप और आप ही जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चे आपने एक बार इसको अच्छे से पढ़ना है तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।